हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज मैं ड्राइंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का चैप्टर नंबर 3 कॉलम टू बीम और बीम टू कॉलम कनेक्शन लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज हम इसमें देखेंगे इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। उसके अलावा मैं इसमें आपको स्टार्टिंग का कुछ थ्योरी का पोर्शन भी बताऊंगा, जिससे आपको इस चैप्टर से फेमिलियर होने में मदद मिले। और मैं बता दूं, इसकी ड्राइंग और इस चैप्टर की थ्योरी का एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं पहले, जिसमें मैंने पूरी प्रॉपर ड्राइंग बना के दिखाई है। इसके अलावा उसकी थ्योरी भी मैंने समझाई है। तो जिन लोगों को डिटेल में जानना हो वो उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको ऊपर कार्ड में भी दिखने लगेगा। ठीक है, चलते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक इस चीज़ से स्टूडेंट। चलिए, टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लें, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आप पहले थोड़ा सा टॉपिक को समझें तब उसके बारे में क्वेश्चंस करें। तो मैं पहले से आपको थोड़ा सा चीज़ों के बारे में बता दूं कि बीम टू बीम और कॉलम टू बीम कनेक्शंस क्या होता है, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बीम देख रहे हैं आप, और ये एक दूसरी बीम है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स जो होते हैं वो बीम कहलाते हैं। तो ये जो बीम है ये दूसरी बीम से जाके कनेक्ट हुई है। और देखिए, यहाँ पर आपको एक बोल्ट दिख रहा होगा, बोल्टेड कनेक्शन, ये यहाँ पर बोल्टेड कनेक्शन है। तो ये जो बीम एक दूसरी बीम से जुड़ी है, इसमें एक सेकेंडरी बीम है और एक प्राइमरी बीम है। ठीक है, प्राइमरी बीम सेकेंडरी बीम कौन सी होती है? देखिए, जो बीम डायरेक्टली वर्टिकल मेंबर से जुड़ी, जैसे ये वाली बीम आगे जाके वर्टिकल मेंबर से जुड़ गई, यानी कि कॉलम से जुड़ गई, ये है प्राइमरी बीम। ठीक है, और जो बीम डायरेक्टली किसी वर्टिकल मेंबर से नहीं जुड़ती वो कहलाती है सेकेंडरी बीम। इसको एक और तरीके से भी जानते हैं, जैसे एक बीम जो डायरेक्टली अपना लोड फाउंडेशन पे ना ट्रांसफ़र करके किसी दूसरे मेंबर पे ट्रांसफ़र करे और फिर वो मेंबर अपने लोड को ट्रांसफ़र करे वर्टिकल मेंबर पे, तो वो कहलाता है सेकेंडरी मेंबर। तो ये अपना लोड डायरेक्टली किसी फाउंडेशन मेंबर पे ट्रांसफ़र तो नहीं कर रही, ये कर रही है इस हॉरिजॉन्टल मेंबर पे, हॉरिजॉन्टल कर रहा है वर्टिकल पे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इस तरीके से क्लासीफाई होता है। ठीक है, और इस कनेक्शन को कहते हैं बीम टू बीम कनेक्शन। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए, एक बीम दूसरी बीम से जुड़ी, इसको कहेंगे बीम टू बीम कनेक्शन। ठीक है, बाकी आगे डिटेल में आप क्वेश्चन से भी समझ जाएंगे, और इसका एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। देखिए, ये बीम टू बीम कनेक्शन, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक कॉलम है। ठीक, इस कॉलम से ये बीम जाके जुड़ी, और यहाँ पर भी बोल्टेड कनेक्शन है। ये है बीम टू कॉलम कनेक्शन या कॉलम टू बीम कनेक्शन, कुछ भी बोल दें। ठीक है, इधर से एक बीम आ रही है, इधर से एक बीम आ रही है। देखिए, ये एक बीम आ रही है, ये कॉलम से जुड़ी है, ये है बीम टू कॉलम कनेक्शन, सारे बोल्टेड कनेक्शन है। ठीक, तो यही होता है बीम टू बीम कनेक्शन और बीम टू कॉलम कनेक्शन। प्राइमरी मेंबर और सेकेंडरी मेंबर आप समझ गए। इसी तरीके से लोड ट्रांसफर होता है। ये बीम हॉरिजॉन्टल लोड, यहाँ से जो भी लोडिंग इसके ऊपर होगी उस लोडिंग को कॉलम पे ट्रांसफर करेगी, और कॉलम इसको नीचे फाउंडेशन पे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। डिटेल वीडियो पर लिंक में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। देखिए, कुछ चीज़ें और जान लें इसके बारे में, यहाँ पर आप और डिटेल क्लियर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक कॉलम है। ठीक है, इस कॉलम में ये बीम है जिसका ये ऊपर वाले दोनों फ्लैंज हैं और बीच में इसका वेब है। ठीक, तो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये इसका वेब का हिस्सा है बीच का। ठीक है, जो आई सेक्शन होता है ना, ये बीच का हिस्सा वेब होता है, ये पूरा वर्टिकल वाला, और ये दोनों फ्लैंज होते हैं ऊपर नीचे वाले। ठीक है, तो ये वेब है। यहाँ पर देखिए, वेब पर आपने क्लीट एंगल लगा के इसको वेब को इससे जोड़ा है। यहाँ पर भी वेब पे क्लीट लगाई है, ये वेब पर क्लीट लगी है सारी। ठीक है, तो इन वेब की क्लीटों से क्या होता है, जो आपके कनेक्शंस होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। पहला होता है फ्रेम्ड कनेक्शन, दूसरा होता है सीटेड कनेक्शन। ठीक है, फ्रेम्ड और सीटेड किस तरीके से होता है, देखिए मैं नाम बता दूं इनके पहले। एक होता है जो बीम टू कॉलम कनेक्शन के अंदर जो कनेक्शन होते हैं उसमें पहला कनेक्शन होता है फ्रेम्ड, दूसरा होता है सीटेड कनेक्शन। अभी आप आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, मैं भी फिगर वाइज थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। तो फ्रेम्ड और सीटेड कनेक्शन में क्या डिफरेंस है, देखिए आप जो पहली फिगर यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाली, इसमें देखिए आप यहाँ पर एक बीम देखेंगे, एक कॉलम देखेंगे, ये कॉलम है, ये कॉलम है एक वर्टिकल। ठीक है, इस कॉलम का ये जो फ्लैंज है बाहरी हिस्सा, ठीक है, इस फ्लैंज पर एक आई सेक्शन या एक बीम सेक्शन आके जुड़ा है। ठीक, इस बीम सेक्शन की ये डेप्थ है डी, यहाँ से यहाँ तक। और आप देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर एक चीज़ जो बस इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर रही है दोनों टाइप के जॉइंट्स को, वो ये है कि यहाँ पर देखिए एक ये एल शेप का सेक्शन आपको दिख रहा होगा ऊपर ये, और यहाँ पर एक नीचे ये। ठीक है, यही दोनों जो सेक्शंस हैं, ये जो जिन बोल्ट से जुड़े हुए हैं, इनके जॉइंट्स को हमने सेक्शंस को आपस में जोड़ दिया है। ठीक, तो ये जो एंगल सेक्शन ऊपर और नीचे जुड़ा है इसको कहते हैं सीटेड कनेक्शन। ठीक है, सीटेड, सीट का मतलब क्या होता है, सीट का मतलब होता है किसी चीज़ पे बैठ जाना। आप सीट का मतलब अब तक ये समझते हैं जनरल भाषा में, यहाँ भी सीट का मतलब वही है, एक बीम को लाके एक एंगल की सीट पर बिठा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले एक एंगल लगा देते हैं नीचे, नीचे यहाँ पर एक एंगल लगा के इस जगह पे, और उसके ऊपर ये बीम आके सीट कर जाती है, बैठ जाती है। ठीक, और उसके बाद इसको यहाँ से बोल्ट कर देते हैं। ये है सीटेड कनेक्शन। जो ऊपर हमने एंगल लगाई, ये एंगल लगाई ताकि इसमें ट्रांसवर्स किसी प्रकार का मूवमेंट ना हो, ये लेटरली डिस्प्लेस ना हो जाए। आपने किसी सेक्शन को एक जगह से तो फिक्स कर दिया, दूसरी जगह से फिक्स नहीं किया तो क्या होगा, ये यहाँ से नीचे तो नहीं जाएगा परंतु लेफ्ट राइट खिसक सकता है, इसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए हमने इसको लेटरली रिस्ट्रेन करने के लिए हमने ऊपर एक इसमें आई सेक्शन और लगा दिया, एल सेक्शन सॉरी एंगल सेक्शन और लगा दिया,
और वो एंगल सेक्शन इसको ऊपर से बांधे हुए है, ठीक है। ये है सीटेड कनेक्शन। इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू में देखिए ये है इसका आई सेक्शन, ठीक है। आई सेक्शन में ये लगी हुई है क्लीट 1, ये क्लीट 2 और यहाँ पर आपके बोल्ट्स लगे हुए, ठीक है। ये है आपका सीटेड कनेक्शन, ठीक। सीटेड कनेक्शन आप समझ गए। सीटेड कनेक्शन का मतलब आप एक बीम के नीचे एंगल सेक्शन और बीम के ऊपर एंगल सेक्शन लगा देते हैं, उसको कहते हैं सीटेड कनेक्शन, ठीक है। सीटेड कनेक्शन आगे दिखा दूंगा, दो तरीके के होते हैं, स्टिफेंड और अनस्टिफेंड, उनकी आगे बात कर लेंगे, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो है फ्रेम्ड कनेक्शन। देखिए फ्रेम्ड और सीटेड में बहुत बेसिक सा अंतर है, बस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस समझ लें इस चीज़ को। यहाँ पर देखिए एक बीम का सेक्शन है, यहाँ पर एक दूसरा बीम का सेक्शन है, ठीक है। पर इन दोनों बीम के सेक्शन में क्या है, देखिए एक बीम का सेक्शन और दूसरा बीम का सेक्शन, ठीक। इस बीम का वेब ये है और इस वाली बीम का वेब यहाँ पर है, ठीक है। इसमें आपने क्लीट एंगल लगाया जैसे कि इन्होंने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। एक क्लीट एंगल यहाँ पर लगाया, इसके अंदर बोल्टिंग कर रखी है, ठीक। अब इन्होंने जो बोल्टिंग की है इसमें आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर जो इस वाली बीम का वेब है उस वेब के ऊपर इन्होंने क्लीट एंगल लगाया, ठीक है। और उस क्लीट एंगल को इस वाली बीम के वेब से जोड़ दिया। यहाँ पर देखिए इसका फ्रंट व्यू दिखाया तो देखिए यही वो छोटी वाली बीम है जिसको उसकी वेब के थ्रू जोड़ा गया, ठीक है। तो आप जो कॉन्सेप्ट में बताना चाह रहा हूँ वो ये है, जब जो कनेक्टिंग मेंबर है, मैं यहाँ लोड ट्रांसफ़र मेंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, कनेक्टिंग मेंबर मतलब जो लोड ट्रांसफ़र कर रहा है, जो लोड ले रहा है उसकी बात नहीं हो रही है, जो लोड ट्रांसफ़र कर रहा है, जब उस मेंबर के वेब पर क्लीट लगी होती है तो उसको कहते हैं फ्रेम्ड कनेक्शन, ठीक है। जैसे ये आई सेक्शन है, इस पर एक बीम आके जुड़ी, इस बीम के ये इस वाली बीम के वेब पर जब क्लीट लगी है, ठीक है, इस वाली बीम के वेब पर जब इसके बीम वेब पर क्लीट लगी है तो वो कहलाएगा फ्रेम्ड कनेक्शन। बस इतना सा ही डेफिनेशन है इसका छोटा सा। जब इसके वेब पर क्लीट लगी है तो ये कहलाएगा फ्रेम्ड कनेक्शन। यहाँ पर देखिए वेब पर ही क्लीट लगी है दोनों के, ये छोटी वाली बीम की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली बीम की वेब पर क्लीट लगी है, वेब पर क्लीट लगी है, ये कहलाएगा फ्रेम्ड कनेक्शन। वहीं आप ये देखिए ये कॉलम है, ठीक है, कॉलम पर एक बीम आके जुड़ी, यहाँ पर भी बीम के वेब पर ही क्लीट लगी है, ये कॉलम है, कॉलम का फ्रंट व्यू है, यहाँ पर भी बीम के वेब पर ही क्लीट लगी। मतलब जब भी वेब पर क्लीट लगेगी, जब भी आप वेब के सहारे जोड़ेंगे, जब भी आप वेब पर बोल्टिंग या रिवेटिंग करेंगे, तब वो कहलाएगा फ्रेम्ड कनेक्शन, ठीक है। और जब भी आप ऊपर या नीचे लगा देंगे इस तरीके से जैसे मैंने पहले बताया, तब वो कहलाएगा सीटेड कनेक्शन, ठीक है। अब आप डिफरेंस समझ गए। जब आप इस वेब को जोड़ेंगे, इस वेब को जोड़ेंगे आगे वाले मेंबर से तो कहलाएगा फ्रेम्ड। जब आप ये ऊपर नीचे वाले फ्लैंज पे एंगल सेक्शन लगा देंगे तब वो कहलाएगा सीटेड, ठीक। तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन थी, मैंने फिगर्स बता के आपको इसलिए समझाया ताकि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं, ताकि क्वेश्चंस करने में आसानी हो आपको। बाकी इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस लेके आया हूँ, आप उनसे काफ़ी कुछ समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेब पर भी क्लीट लगी है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पर वेब पर भी क्लीट लगी है, परंतु यहाँ ऊपर और नीचे भी आप देखेंगे एंगल सेक्शन लगा है, ठीक है। इस कनेक्शन को कहेंगे सीटेड कनेक्शन ही, ठीक है। इसको फ्रेम्ड कनेक्शन नहीं कहेंगे। ऐसा इसलिए, देखिए ये जो सीटेड कनेक्शन है ना, इसका बेसिक प्रिंसिपल सीटेड कनेक्शन वाला ही है, ठीक। यहाँ पर जो वेब पर क्लीट लगा है वो कोई फोर्स लेने के लिए नहीं लगा है, वो सिर्फ इस बीम का लेटरल डिस्प्लेसमेंट रोकने के लिए लगा है, ठीक है। जब कभी इम्पैक्ट लोडिंग आती है तो एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए सीटेड कनेक्शन में ही वेब पर भी एक क्लीट लगा देते हैं, ठीक है। तो वो वेब पर जो क्लीट लगा देते हैं वो सपोर्ट के लिए होती है, वो फ्रेम्ड कनेक्शन नहीं बनता है। तो ये रहेगा सीटेड कनेक्शन ही, सिर्फ क्लीट लगा दिए वेब पे, ठीक है। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेम्ड और सीटेड कनेक्शन, बाकी जिसको डिटेल में देखना हो वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, आप उससे देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन इसमें किस टाइप से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, what are the different types of connections used to join flexural members to axial members और flexural members to flexural members। हिंदी वाले छात्र देखें, आनमन उपांग को अक्षीय उपांग से या आनमन उपांग को आनमन उपांग से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसे संरचनात्मक स्टील जोड़ों को क्या कहते हैं, ठीक। आनमन जोड़ आप जानते हैं जिन पे फ्लेक्सुरल लोड आता है, जिन पे बेंडिंग स्ट्रेस आता है, जिन पे किसी प्रकार का मूवमेंट आता है, वो सारे आनमन होते हैं और या फ्लेक्सुरल जॉइंट्स होते हैं। और ऐसे जॉइंट जिन पर एक्सियल लोड आ रहा है बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उनकी लोडिंग है, वो कहलाते हैं सारे एक्सियली लोडेड। तो अब कोई एक्सियली लोडेड मेंबर अगर किसी फ्लेक्सुरली लोडेड मेंबर से जुड़ा है तो इसका मतलब क्या है, फ्लेक्सुरली लोडेड सारी बीम्स होती हैं और एक्सियली लोडेड सारे कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो एक कॉलम और एक बीम से जुड़ा है तो उसको क्या कहेंगे, कॉलम बीम कनेक्शन या बीम टू बीम कनेक्शन। अगर फ्लेक्सुरल टू फ्लेक्सुरल होगा तो बीम टू बीम होगा, और फ्लेक्सुरल टू एक्सियल होगा तो इसका मतलब वो कॉलम टू बीम होगा, ठीक है। इसको आप हिंदी में समझ लें, आनमन टू अक्षीय या आनमन टू आनमन, मैंने दोनों चीज़ इसी लिख दी हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बीम टू कॉलम बीम टू बीम दोनों ही सही है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा आंसर नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। साइज ऑफ फास्टनर्स यूज्ड इन बीम
बीम टू कॉलम कनेक्शन वेरीज बिटवीन, जो आप बीम से कॉलम कनेक्शन करते हैं उसमें जो साइज़ ऑफ फास्टनर, मैंने पीछे बोल्ट्स दिखाए थे आपको, तो वो बोल्ट्स का साइज़ कितने तक वेरी करते हैं, मतलब उसका एक लगभग रेंज क्या रखते हैं। अगर हमें कोई वैल्यू ना दे रखी हो और हमें डिज़ाइन करना हो जॉइंट, तो एक लगभग वैल्यू क्या रखेंगे, ठीक है। तो उसकी एक लगभग वैल्यू रहती है 18 से 22 mm के बीच, ठीक है। कहीं कहीं आपको 16 से 22 भी मिलेगा, बट जो हमारे कोड में दिया है वो 18 से 22 ज़्यादा सूटेबल है। बाकी एज़ पर यूज़ हम चेंज करते रहते हैं वैल्यू। इसका सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर 4, 18 to 22 mm, ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है रिकमेंडेड साइज ऑफ क्लीट एंगल फॉर सिंगल रो फास्टनर्स इन बीम टू कॉलम कनेक्शन इज। बीम से कॉलम कनेक्शन में एकल पंक्ति में लगे फास्टनरों के लिए क्लीट एंगल का अनुशंसित आकार है, ठीक है। या फिर जो रिकमेंडेड साइज़ है क्लीट का, वो क्या रिकमेंडेड साइज़ है। सिंगल रो कनेक्शन क्या होते हैं, जब आप किसी एक मेंबर को दूसरे मेंबर से जब जोड़ते हैं, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो आपने जैसे फोर्स की डायरेक्शन में एक ही सिंगल लाइन लगाई, ठीक है, मेंबर्स जो फास्टनर्स की, 1 बोल्ट 2 बोल्ट 3 बोल्ट, तो ये है सिंगल रो फास्टनर, ठीक है। अगर आप सिंगल रो फास्टनर लगा रहे हैं तो क्लीट एंगल का जो साइज़ रिकमेंडेड है आईएस कोड द्वारा, वो क्या है, कोड रिकमेंडेड साइज़ है 90x90x8 mm टू 100x75 10 mm, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। इसको आप ऐसे ही समझ लें, ये साइज़ रिकमेंडेड है। अगर आपको डिज़ाइन के लिए कोई साइज़ नहीं दिया है तो आप इस साइज़ का प्रयोग करके अपना क्लीट एंगल जो है उसका स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। 90x90x8 mm टू 100x75 10 mm, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4, रिकमेंडेड साइज ऑफ क्लीट एंगल फॉर डबल रो फास्टनर्स। रिकमेंडेड साइज ऑफ क्लीट एंगल फॉर डबल रो फास्टनर्स इन बीम टू कॉलम कनेक्शन इज। बीम से कॉलम कनेक्शन में दोहरे पंक्ति में लगे फास्टनरों के लिए क्लीट एंगल का अनुशंसित आकार है, ठीक। अब यहाँ पर आपको डबल रो कनेक्शंस की बात करनी है, मतलब आपने अगर इस टाइप से 2 सेक्शंस को जोड़ा तो जो है वो डबल रो में फास्टनर्स लगा हुआ है, 1 2 3 और 4, में भी नंबर ऑफ बोल्ट ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसमें आपको जो क्लीट एंगल रिकमेंड किया है वो क्या किया है, ठीक है। तो इसका जो रिकमेंडेड क्लीट एंगल है वो है 150 × 115 × 10 mm। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। ये रिकमेंडेशन है तो आप इनको ऐसे ही वैल्यू के साथ याद। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है इफ़ रिएक्शंस आर मोर देन 150 kN देन विच कनेक्शन इज प्रिफर्ड। यदि जोड़ प्रतिक्रिया 150 kN से अधिक है तो कौन सा कनेक्शन प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यदि आपके जॉइंट पर लोडिंग 150 kN से अधिक है तो आप किस प्रकार का जोड़ प्रेफर करेंगे। देखिए इसका एक थंब रूल है, पहले वो समझ लें फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं। कनेक्शंस 2 टाइप के होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, फ्रेम्ड और सीटेड, ठीक है। सीटेड कनेक्शन फर्दर 2 टाइप के और होते हैं जिनको क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है इसमें अनस्टिफेंड और दूसरा होता है स्टिफेंड, ठीक है। अब ये जो स्टिफेंड कनेक्शन और अनस्टिफेंड कनेक्शन होते हैं, इनका जो बेसिक थ्योरी है वो क्या है कि देखिए जो आपने अभी तक सीटेड कनेक्शन पढ़े उसमें आपने ये देखा कि जैसे आपका ये बीम है और ये कॉलम है, तो यहाँ पर आपका एक सीट जुड़ा होगा, एंगल सेक्शन जुड़ा होगा नीचे, जो इसके सपोर्ट देगा, ठीक है। यदि इसकी लोडिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, यदि इस पर आने वाला लोड एकदम से काफ़ी बढ़ जाता है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका ये सीटेड कनेक्शन है ये इस लोड को बियर नहीं कर सकता। तो उस केस में हम इस लोड को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इसमें नीचे एक एंगल सेक्शन और जोड़ देते हैं, ठीक है, इस टाइप से। और इस एंगल सेक्शन को टैकिंग रिवेट से जोड़ देते हैं, पीछे दूसरे बैक टू बैक जोड़ के दोनों एंगल्स को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा एंगल आपने जोड़ा है इसको हम कहते हैं स्टिफनर, ठीक। आगे इसका क्वेश्चन भी आएगा, मैं पूरा डिटेल में ही बता दूंगा, वैसे अभी आप समझ लीजिए, कहते हैं स्टिफनर, ठीक है, स्टिफनर, ठीक। और स्टिफनर जब हम यूज़ करते हैं तो वो कहलाता है स्टिफेंड कनेक्शन, दोनों एक जैसे ही है, स्टिफनर स्टिफेंड, ठीक है। और जब आप इसका यूज़ नहीं करते और सिर्फ सीटेड कनेक्शन बनाते हैं तब वो कहलाता है अनस्टिफेंड कनेक्शन, लो लोडिंग के लिए, ठीक है। अब इसका जो थंब रूल है वो ये है कि जब आपकी लोडिंग 100 kN के आसपास होती है, जब आपकी लोडिंग 100 kN के आसपास है तो आप फ्रेम्ड कनेक्शन यूज़ कर लेते हैं। जब 100 से 150 kN के बीच आती है तो आप सीटेड के अनस्टिफेंड कनेक्शन पे चले जाते हैं। और जब 150 kN से ऊपर निकल जाती है लोडिंग तब आप स्टिफेंड कनेक्शन पे आ जाते हैं, स्टिफेंड के सीटेड के स्टिफेंड कनेक्शन पे, ठीक है। मतलब जो थर्ड वाला मैंने बताया यहाँ पर जिसमें एक अलग से क्लीट लगाई गई थी, उस वाले कनेक्शन पे आप 150 kN से ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके ऑप्शंस देख लें। इसके ऑप्शंस हमें दे रखे हैं फ्रेम्ड कनेक्शन, सीटेड कनेक्शन, स्टिफेंड सीटेड कनेक्शन और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 स्टिफेंड सीटेड कनेक्शन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है निम्नलिखित चित्र में किस प्रकार का कनेक्शन दिखाया गया है, फॉलोइंग फिगर शोज विच टाइप ऑफ कनेक्शन। अब तक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इस फिगर में कौन सा कनेक्शन दिखाया गया है। देखिए
यहाँ पर ये वेब है इस बीम का, इस वेब सेक्शन पे आपने एक क्लीट एंगल लगाया और इस क्लीट एंगल को बोल्ट्स के द्वारा इस कॉलम के फ्लैंज पर जोड़ दिया, तो ये कौन सा कनेक्शन हुआ? ये कहलाया फ्रेम्ड कनेक्शन। ठीक है, जब भी हम वेब को जोड़ेंगे, जब भी हम बीम के वेब को किसी सेक्शन से जोड़ेंगे, वो कहलाएगा फ्रेम्ड कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पर आपने ऊपर नीचे तो कोई क्लीट लगाई नहीं। ठीक, तो ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रेम्ड कनेक्शन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेम्ड कनेक्शन। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। when web of beam is connected to the flange, connection is called। अभी मैंने पीछे बताया था, जब बीम का वेब कॉलम के फ्लैंज से जुड़ा हो तब उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेम्ड कनेक्शन। जो ऊपर मैंने क्वेश्चन में भी लिखा था उसको ग्राफिकली दिखाया था, यहाँ पर मैंने उसको लिख के बताया कि व्हेन वेब ऑफ बीम इज कनेक्टेड टू कॉलम फ्लैंज, कनेक्शन इज कॉल्ड फ्रेम्ड कनेक्शन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया है हमें, टाइप ऑफ कनेक्शन शोन इन गिवन फिगर, चित्र में दिखाया गया जोड़ कहलाता है। ठीक है, चित्र में जो जोड़ दिखाया गया हमें क्या कहला रहा है? मैंने पीछे ही बताया, ये आपकी एक बीम है। ठीक है, इस बीम के ऊपर एक एंगल सेक्शन ये लगा है, एक एंगल सेक्शन ये लगा है। इस एंगल सेक्शन को आपने एक दूसरे एंगल सेक्शन से जोड़ रखा है, यहाँ पर रिवेट्स लगा के इनको टैग कर रखा है। इसका फ्रंट व्यू देखिए, ये आपका बीम सेक्शन है। ठीक है, इस बीम सेक्शन के ऊपर एक क्लीट एंगल लगा है, यहाँ नीचे एक क्लीट एंगल लगा है, और उस क्लीट एंगल के ऊपर यहाँ पर देखिए और आपने लंबे क्लीट एंगल वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रखे हैं। इनको आपस में इनको कॉलम के फ्लैंज से यहाँ पर ये जोड़ रखा है। ठीक है, तो इस टाइप के कनेक्शन क्या कहलाते हैं? मैंने पीछे बताया था, इस टाइप के कनेक्शन कहलाते हैं स्टिफेंड सीटेड कनेक्शन। ठीक है, जब लोडिंग ज़्यादा होती है उस केस में आप इस टाइप के कनेक्शन यूज़ करते हैं। आप जो नीचे वाली ये क्लीट थी, इसके नीचे एक अलग से क्लीट एंगल और लगा के, दो क्लीट एंगल का पेयर लगा के बैक टू बैक, और उनको आपस में जोड़ के उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए एक स्टिफनर लगा देते हैं, उसको कहते हैं स्टिफेंड सीटेड कनेक्शन। ठीक है, तो फिगर से आप क्या समझे, ये कनेक्शन कौन सा है? ये कनेक्शन है स्टिफेंड सीटेड कनेक्शन। ठीक है, स्टिफेंड सीटेड कनेक्शन। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है, अ हॉरिजॉन्टल एंगल कॉल्ड विद इट्स हॉरिजॉन्टल लेग एट इट्स टॉप टू रिसीव द बीम ऑन इट। ठीक है, वह क्षैतिज एंगल खंड जिसके ऊपर बीम सिरा रखा जाता है क्या कहा जाता है? मैंने पीछे आपको अच्छे से समझाया कि आपकी ये कॉलम है, ये बीम आके जुड़ी है, इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ पर आपने एक एंगल सेक्शन लगा दिया है और इसके ऊपर ये आके बीम का सेक्शन रखा हुआ है, तो इस एंगल सेक्शन को क्या कहेंगे? क्लीट एंगल, सीट एंगल, फ्लैंज एंगल, वेब एंगल। अब आपने जो समझ लिया कि ये सीटेड एंगल होता है। अगर ये सीटेड एंगल होता है तो एंगल क्या होगा? ये एंगल कहलाता है सीट एंगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है, एंगल प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ बीम टू डैश ऑफ बीम व्हेन कनेक्टेड टू अ कॉलम। स्तंभ से जुड़े होने पर बीम के डैश को रोकने के लिए ऊपरी फ्लैंज पर दिया गया कोण कहलाता है। ठीक, अब स्तंभ से जुड़े होने पर बीम के, ठीक है, अब आप सोचिए इस क्वेश्चन की बात किस टाइप के जॉइंट की बात हो रही है, फ्रेम्ड कनेक्शन की कि सीटेड कनेक्शन की? यहाँ पर साफ साफ दे रखा है, स्तंभ से जुड़े होने पर बीम के को रोकने के लिए ऊपरी फ्लैंज पर दिया गया कोण। अब देखिए ये आपका बीम है, ठीक है, ये इसका ऊपरी फ्लैंज है, ऊपरी फ्लैंज पर दिया गया कोण ये यहाँ पर। अब ऊपरी फ्लैंज पर दिया गया कोण मैंने बताया था लेटरल डिस्प्लेसमेंट या टर्निंग मूवमेंट को रोकने के लिए यूज़ होता है। तो ये ऊपरी मूवमेंट पर दिया हुआ कोण ये किस लिए यूज़ होगा? ये एंगल सेक्शन, नीचे वाला तो सीटेड कनेक्शन है, ये तो उसको सपोर्ट देगा, ऊपर वाला यूज़ होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट रोकने के लिए। तो टू प्रिवेंट लेटरल डिस्प्लेसमेंट पहला सही है, डिफ्लेक्शन पहला सही है। टू इंक्रीज स्ट्रेंथ नहीं, इसका स्ट्रेंथ से कोई मतलब नहीं होता। टू डिक्रीज क्रॉस सेक्शन, इससे कोई मतलब नहीं। लोड बेयरिंग कैपेसिटी सिर्फ नीचे वाले का काम होता है, लोड बेयरिंग। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, टू प्रिवेंट लेटरल डिफ्लेक्शन। ठीक है, पार्श्व विक्षेपण को रोकने के लिए। 10 का ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रिकमेंडेड थिकनेस ऑफ मेन स्टील मेंबर्स नॉट एक्सपोज टू वेदर? ठीक, जब कोई स्टील मेंबर है जो कि वेदर को एक्सपोज नहीं है, वेदर के सामने खुला हुआ नहीं है, किसी क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर लगा हुआ है, तब उसकी थिकनेस क्या होगी? एक बात समझ लीजिएगा, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये मेंबर की थिकनेस जो जनरल थिकनेस है वो है। नहीं जी, जब आप मेंबर को किसी क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर लगाते हैं तो हम थिकनेस थोड़ी सी कम भी ले सकते हैं। बाहर में क्या होता है, जंग लगने का, बरसात की वजह से ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 6 mm। ठीक है, जब आप किसी स्टील मेंबर का यूज़ करते हैं जो किसी क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर है और उसको कनेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं कॉलम बीम में, तो आप उसकी जो मिनिमम थिकनेस है वो रख सकते हैं 6 mm तक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल लोड्स आर कॉमनली नॉट अप्लाइड टू अ बिल्डिंग इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक भार आमतौर पर भारत में एक इमारत पर लागू नहीं होता? डेड लोड तो पूरी दुनिया में हर जगह लागू होता है, स्ट्रक्चर का जो खुद का लोड है वो हर जगह एग्जिस्ट करेगा। चल भार, बिल्कुल, अब आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके अंदर सामान भी रखेंगे, लोग भी आएंगे जाएंगे, तो चल भार उसमें चलता रहेगा। पर्यावरणीय भार, देखिए पर्यावरणीय भार या फिर एनवायरमेंटल लोड के अंदर आते हैं स्नो लोड, ठीक है, या फिर जो बर्फ़ गिरती है उसका,
उसके अलावा आता है रेन लोड, ठीक है, जो बरसात हो रही है उसके पानी का, ठीक है। तो इस टाइप के लोड की कंडीशंस आप देखें तो हमारे यहाँ कोई भी ऐसा, बहुत कम ही इलाके इंडिया के अंदर ऐसे हैं जहाँ पर आप साल के 12 महीने बरसात या फिर बर्फ़ की दिक्कत को देखते हैं, ठीक है। तो उस जगह आप इन लोडिंग को कंसिडर करते हैं, अदरवाइज मुख्यतः इस टाइप की लोडिंग के लिए आप बिल्डिंग डिज़ाइन नहीं करते इंडिया में, ठीक है। तो एनवायरमेंटल लोड हमारे यहाँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दे रखा है, इन अ स्टील बीम सेक्शन द वेब कैरीज, स्टील बीम सेक्शन में वेब वहन करता है। अब ये स्टील बीम सेक्शन है, इसमें जो वेब का सेक्शन है क्या वहन करता है, ये शेयर वहन करता है, ठीक है। जो टॉप है ये मोमेंट वहन करता है, ये शेयर वहन करता है, मतलब शेयर लोड अपने ऊपर बियर करता है, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शेयर फोर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ, सुरक्षा कारक का गुणक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसका रेशियो होता है, यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, मतलब पराभव प्रतिबल बटे कार्यकारी प्रतिबल, ठीक है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक। तो आप समझ गए, आपसे इसका सही है इसका ऑप्शन नंबर 1 फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। When load is exerted or transferred from one surface to another in contact, the stress is known as, जब संपर्क में एक सतह से दूसरी सतह पर भार डाला जाता है या स्थानांतरित किया जाता है तो प्रति बल रूप के बारे में जाना जाता है, ठीक है। अब ये इसमें क्या बात कह रहा है, जैसे आपने बोल्टेड कनेक्शन से पढ़ा था, आपने एक प्लेट को दूसरी प्लेट से जोड़ा और आपने यहाँ पे बोल्ट लगा दिया, ठीक है। अब जब आप उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन में आपको क्या दिखेगी, बोल्ट की पूरी शैंक की लेंथ, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। 2 प्लेट लगा दी, अब आपने यहाँ पर इसको एक रिवेट के सहारे जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक। अब इसमें आपको पूरी शैंक की लेंथ दिख रही है, ठीक है। अब इसमें ये लोडिंग ट्रांसफ़र कैसे करेगा, ठीक है। लोडिंग ट्रांसफ़र करने के लिए जब तक इस रिवेट की जो सरफेस है या बोल्ट है, जब तक ये सरफेस इस प्लेट की सरफेस से टच नहीं होगी तब तक लोड ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप के रिवेट्स में क्या कंडीशन होती है कि यहाँ जो लोड ट्रांसफ़र होता है, बेंडिंग से तो खैर ट्रांसफ़र होता ही नहीं इस टाइप का लोड, ठीक है, ना शेयर से होता है। इसका सही आंसर होता है बियरिंग स्ट्रेस या फिर धारण प्रतिबल, ठीक है। धारण प्रतिबल के द्वारा लोड ट्रांसफर होता है एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, इन आई बीम सेक्शन द परमिसिबल शेयर स्ट्रेस मे बी इंक्रीज्ड बाई विद द इफेक्ट ऑफ विंड और सीज्मिक फोर्स एज टेकन इनटू अकाउंट। बीम खंड में अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल में डैश की वृद्धि हो सकती है जब हवा या भूकंपीय भार के प्रभाव को ध्यान में रखा जाए, ठीक है। तो आप सवाल समझ गए होंगे, जो बीम का सेक्शन होता है उसमें अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल मतलब जो परमिसिबल स्ट्रेसेस आ रहे हैं उसको कितना इंक्रीज हो सकता है, उसके लिए हम पहले से एक वैल्यू लेके चलते हैं। जब उस पर सीज्मिक या फिर कह लें आप अर्थक्वेक टाइप के लोड या फिर उस पर किसी प्रकार का विंड लोड आए, ठीक है, तो जो बढ़ा हुआ लोड जो हम स्ट्रेस मान के चलते हैं जिसकी वैल्यू वो होता है 33 और 33 होल 1/3, ठीक है, परसेंट। इतने परसेंट का हम इंक्रीमेंट मान के चलते हैं कि इतने परसेंट का आपको लोड इंक्रीमेंट रखना पड़ेगा अगर आपके यहाँ विंड लोड और सीज्मिक लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, डिफ्लेक्शन ऑफ एनी बीम कैन बी डिक्रीज्ड बाई, किसी धरण का विक्षेप कम किया, धारण नहीं होगा धरण होगा ये, ठीक है, किसी धरण का विक्षेप कम किया जा सकता है, ठीक। अब धरण का विक्षेप कैसे, धरण का विक्षेप किस पे होता है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है इसी सरफेस पर तो बेंड होती है, ठीक है। तो आप इस सरफेस को बढ़ाएंगे तो कोई खास फायदा नहीं मिलेगा, आपको इस सरफेस को बढ़ाना पड़ेगा, डेप्थ को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी धरण का विक्षेप कम किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन, नहीं बाय इंक्रीजिंग डेप्थ, ये सही है, बाय डिक्रीजिंग डेप्थ गलत है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 17 का ऑप्शन नंबर बी बाय इंक्रीजिंग डेप्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द विड्थ ऑफ स्टील लिंटल इज केप्ट एट वॉल, जो स्टील का लिंटल होता है, जो छत और खिड़कियों और दरवाज़ों के ऊपर जो एक छोटी पतली बीम रखी जाती है, किसी भी ओपनिंग के ऊपर जो एक बीम रखी जाती है उसको कहते हैं लिंटल। और लिंटल की चौड़ाई दीवार पर, ये जो दीवार पर जो थिकनेस आप रख रहे हैं ये मिनिमम कितनी रखी जाती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू द हाफ ऑफ विड्थ ऑफ वॉल, दीवार की आधी चौड़ाई के बराबर, नहीं, इक्वल टू द विड्थ ऑफ वॉल, दीवार की चौड़ाई के बराबर, इक्वल टू द डबल ऑफ विड्थ, दोगुने की चौड़ाई के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन या सही वैल्यू जो रिकमेंडेड है वो आप याद कर लीजिए, इक्वल टू द विड्थ ऑफ वॉल, ठीक है, इक्वल टू द विड्थ ऑफ वॉल, दीवार की चौड़ाई के बराबर। जो लिंटल आप रखते हैं वो लिंटल दीवार की चौड़ाई के बराबर चढ़ाओ या लैप उस पर कम से कम देते ही देते हैं जितनी आपकी दीवार की चौड़ाई होती है, ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, द मिनिमम बियरिंग ऑफ स्टील लिंटल ओवर वॉल शुड बी, दीवार के ऊपर स्टील लिंटल
दीवार के ऊपर स्टील लिंटल का न्यूनतम माप होना चाहिए। ठीक है, जो आप वॉल बनाते हैं, वॉल के ऊपर अगर आप स्टील का लिंटल का प्रयोग कर रहे हैं तो आप कितना उसको वॉल के ऊपर चढ़ाएंगे, चढ़ाव न्यूनतम कितना होना चाहिए। ठीक है, जो रिकमेंडेशन है कोर्ट द्वारा, उसकी वैल्यू है 200 mm। ठीक है, 200 mm का चढ़ाव आप कम से कम देंगे ही देंगे उस पर, अगर आप स्टील लिंटल का प्रयोग कर रहे हैं तो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रोल्ड स्टील एंगल सेक्शंस आर क्लासिफाइड एज, बेलित कोणीय खंडों को वर्गीकृत किया जाता है। देखिए बेलित कोणीय खंड क्या होते हैं, जितने भी एंगल सेक्शंस होते हैं ना, इस टाइप के एंगल सेक्शंस, इनको कितनी बार क्लास में क्लासीफाई किया जाता है या इनको बांटा जाता है। तो देखिए इसके 3 क्लास होते हैं। पहला होता है एंगल, इक्वल एंगल सेक्शन। ठीक है, इक्वल एंगल सेक्शन जिसमें ये दोनों लेग्स बराबर होती हैं। ठीक, दूसरा होता है अनइक्वल एंगल सेक्शन। ठीक है, अनइक्वल एंगल सेक्शन में क्या होता है, एक लेग लंबी और एक लेग छोटी होती है। और तीसरा होता है बल्ब सेक्शन। ठीक है, बल्ब सेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है कि इसमें एक लेग छोटी एक लेग लंबी होगी और जो लेग लंबी होगी उस पर इधर एक थोड़ा सा बल्ब जैसा निकला होगा। ठीक है, ये अब यूज़ नहीं होती, पहले ऑब्सोलीट थे, पहले यूज़ होती थी। तो ये जो बल्ब सेक्शन होता है इसमें एक सेक्शन थोड़ा सा फूला हुआ होता है, इधर की तरफ बल्ब की तरह बाहर को निकला रहता है, लॉन्ग सेक्शन, इसी को कहते हैं बल्ब सेक्शन। ठीक है, तो इसके 3 टाइप के होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए ठीक है, ये होगा कॉलम टू कॉलम और बीम टू बीम कनेक्शन के क्वेश्चंस। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बताए। इसके अलावा मैं बता दूं, मैं इसके बाद अभी 1 लाइनर क्वेश्चन भी स्टार्ट करने वाला हूं। अब आपका बस एक चैप्टर और बचा है, प्लेट गर्डर। मैं जल्दी उसको 1-2 दिन में पूरा कर दूंगा और उसके बाद जितने भी 1 लाइनर मुझे मिलेंगे मैं सारी आपकी कराऊंगा और तैयारी आपकी अच्छे से अच्छी कराऊंगा। ठीक है, सो आपको बिल्कुल भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 दिन जो हम लोग क्लासेस नहीं ले पाए, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी और मुझे कुछ मेडिकेशन प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाया। आगे मैं ये चीज़ रेगुलर डालता रहूँगा। मैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और उसके बाद CMAED का वीडियो भी बहुत जल्दी ही लाने वाला हूँ। सो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।